बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर हर रोज दफ्तर से दोपहर को घर आकर मुझे पैसे देता और कहता कि मैं इन पैसों को आज ही अपनी मर्जी से जहां दिल करे खर्च कर रहा हूँ। मुझे पहले पहल तो अच्छा लगता था, पर फिर हर रोज बाजार जाने से मुझे कोफत होने लगी। फिर एक दिन मैं बाजार ना गई और घर से कुछ दूर जाकर ये वापस आ गई, और जब मैं घर में दाखिल होकर अपने कमरे में पहुंची तो शर्म रह गई, क्योंकि मेरा शौहर मेरा दुपट्टा ओढ़कर, मेरा नाम किरण है, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, इसलिए सबसे लाडली भी थी। अब्बू हर वक्त मेरे नाज नखरे उठाया करते थे। लाडों में पली थी, मेरे बाकी बहन भाई भी मुझ पे जान छिड़कते थे। अब्बू ने मुझे हर तरह की आज़ादी दी हुई थी। मेरे आने जाने पे बिल्कुल रोक टोक नहीं थी। किसी दोस्त के घर जाना होता तो अब्बू मुझे खुद लेकर जाया करते थे। अम्मी अक्सर रोकती तो मैं नाराज हो जाती और अब्बू फौरन मेरी तरफदारी करके मुझे ले जाता। मेरे अब्बू बेशक एक मोहब्बत करने वाले थे। मेरी एक कॉलेज की दोस्त आसिया थी, जिससे मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। मैं अक्सर उसके घर जाया करती थी। आसिया शहर के ऊंचे तबके के इलाके में रहने वाली एक अमीर लड़की थी, जिसके घर के पोर्च में हर वक्त बहुत सी गाड़ियां खड़ी रहती थी। मैं जब पहली बार उसके बंगले नुमा घर में गई तो इस तजाब में मुब्तला हो गई। बहुत देर तक मैं बस उसका घर ही देखती रह गई। हम भी अमीर थे, पर आसिया जितने नहीं। आसिया ने उस दिन मुझे अपना पूरा घर दिखाया था और मैं एक एक चीज को बहुत तवज्जो से देख रही थी। उनके घर की सभी चीजें अपनी कीमतें खुद बता रही थीं। जब आसिया ने मुझे अपना पूरा घर दिखा दिया तो मैं उसके साथ साथ उसके कमरे में जाकर बैठ गई। वो मुलाजमा को लवाजमात का कहकर आई थी। हम दोनों बातें करने लगी थी कि अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और आमिर बेतकल्फी से अंदर दाखिल हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि कमरे में आसिया के अलावा भी कोई है तो वो माजरत करता हुआ बाहर चला गया। मुझे उसके जाने के बाद आसिया ने बताया कि आमिर उसका फर्स्ट कजन है और आसिया और आमिर की बहुत गहरी दोस्ती भी है। उसने ये भी बताया कि आमिर एक कामयाब बिजनेसमैन है। खानदान में उसकी कामयाबी के चर्चे आम हैं, पर आमिर खास है। इस बात का अगर मुझे आसिया नाम भी बताती तो मैं पहली ही नजर में आमिर की शख्सियत देखकर जान गई थी। वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। ऊंचा लंबा कद और गंदमी रंगत का हामिल वो शख्स काफी पुरकशिश था। मैंने उसे एक नजर देखा था और मैं उसकी शख्सियत मरूब हो गई थी। वो दिन शायद मेरे चौंकने का दिन था, क्योंकि उस दिन हर चीज मुझे हैरान कर रही थी। उस रोज मैं घर आ गई और मुझे लगा था कि वो मेरी और आमिर की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद शायद दोबारा कभी मेरी उससे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन मैं गलत थी। उसके बाद एक बार मैं आसिया के घर अब्बू के साथ चली तो गई थी, पर वो मुझे लेने ना आ सके। और उस दिन कुदरती आसिया के घर कोई ड्राइवर भी ना था जो मुझे छोड़ आता। मैं बुरी तरह परेशान हो गई थी, क्योंकि बहर रात गहरी होने लगी थी। आसिया ने जब मेरा परेशान चेहरा देखा तो उसने बगैर तामल अपने कजन आमिर को कॉल कर दी। मैंने उसे मना भी किया कि मैं आमिर के साथ अकेले कैसे जाऊंगी, पर उसने मुझे बहुत इसरार करके भेज दिया। पर मैं उसके साथ गाड़ी में काफी गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। आमिर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैं भी चुपचाप बैठी अपने हाथों से खेल रही थी कि आमिर ने मुझे मुखातिब किया तो मैं चौंक गई। वो मुझसे मेरा नाम फिर मशागिल पूछने लगा। मैं हिचकिचाती हुई उसके हर सवाल का जवाब देती रही। उसके चेहरे पे मुझसे बात करते खास से खुशी थी। उसकी गहरी काली आंखों में चमक थी। मैं इन रोशन आंखों से नजरें ना हटा पा रही थी। आमिर जब मेरे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। ये जुमला मैं अक्सर सुना करती थी और मैं जानती भी थी कि मैं खूबसूरत हूँ, पर जब आमिर ने ये बात कही तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मैं उसकी बात का जवाब भी ना दे सकी, बस सर को खम देकर अंदर चली गई। उसके बाद अक्सर जब मैं आसिया से मिलने जाती तो आमिर न जाने कैसे उस वक्त उनके घर आ जाता था। उसकी गहरी बोलती नजरें तब तक मुझे अपने आसार में रखती जब तक मैं आसिया के घर मौजूद रहती। मुझे बाद में पता चला कि आसिया उसे मेरे आने की खबर देती है। मैं ये जानकर आसिया से कुछ खफा हुई तो आसिया ने मुझे बताया कि आमिर मुझे पसंद करने लगा है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैं आसिया की बात पे शॉक्ड रह गई। आसिया ने मुझे कहा कि मैं अच्छी तरह सोच समझ कर कोई फैसला कर लूं।
और उसे इस सब से लाजमी आगाह कर दूं, क्योंकि आमिर शादी जल्दी करना चाहता है और वो नहीं चाहता कि वो मुझे खो दे। मैं आमिर की मोहब्बत देखकर हैरान रह गई कि कोई किसी को इतना खामोश से अपना कैसे बना लेती है। मेरी अकल पे फुल स्टॉप लग गया था। आमिर एक अच्छी शख्सियत का मालिक था, बिजनेस भी अच्छा था और माँ बाप भी नहीं थे, यानी ससुराल सास नंदों का कोई झंझट ही नहीं था। आसिया के अम्मी अब्बू ने उसकी शादी करनी थी। मैं आमिर की मोहब्बत को नजरअंदाज ना कर सकी, तो मैंने हिम्मत करके अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी पहले तो कुछ दिन नाराज रहीं, फिर वो मान गईं, क्योंकि उनकी नजर में रिश्ता अच्छा था, वही ससुराल का कोई झंझट नहीं था। अम्मी ने मुझे कह दिया था कि वो पहले अब्बू से बात करेंगी। मुझे उम्मीद थी कि अब्बू भी मान जाएंगे, पर अब्बू नहीं माने। अब्बू को आमिर के अकेले होने से मसला था। वो कहते थे कि लड़का अकेला रहता है, पता नहीं किस कमाश का होगा। लेकिन मैं अब आमिर के बगैर नहीं रहना चाहती थी। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। मैंने अम्मी पे खूब दबाव डाला और अम्मी ने अब्बू पे। अब्बू बहुत मुश्किल से माने थे, पर जब तक वो नहीं मान रहे थे, मुझे मेरे अब्बू उस वक्त मेरे सबसे बड़े दुश्मन लग रहे थे। अब्बू भी कुछ अरसे में मान ही गए, तो मैंने आसिया को कह दिया कि वो आमिर को कहे कि वो रिश्ता ले आए। आसिया मेरे जवाब पे बहुत खुश थी। वो लोग कुछ दिनों में ही रिश्ता लेके आए थे। आमिर और मेरी शादी जल्दी तय हुई थी। मैं अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। जब मेरी आमिर से शादी हो गई तो मैं उसके बड़े से घर में अकेली महारानियों वाली जिंदगी गुजारा करती थी। मेरे खानदान वाले मेरी किस्मत पे रश करते थे और मैं मगरूर हो गई। मुझे मगरूर होना चाहिए भी था, क्योंकि आमिर मुझ पे जान देते थे। वो मुझ पे हर वक्त तवज्जो देते। दिन में कहीं कहीं बार कॉल करके मेरा पूछते कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। कभी कभी मुझे कॉल उठाने में देर हो जाती तो वो ऑफिस से घर आ जाते थे। मुझे उनकी वालाना मोहब्बत दंग कर दिया करती थी। शादी के कुछ अरसे बाद आमिर अक्सर दोपहर में घर आ जाया करते थे। वो आकर मुझे पैसे देते और कहते कि इनका मैं जो भी खरीदना चाहूँ जाकर खरीद लूँ। मैं बहुत खुश हो जाती थी। मैं हर रोज शॉपिंग पे जाती, नए कपड़े लेती, जूते लेती। पर एक दिन मैं इस हर रोज की शॉपिंग से भी थक गई, क्योंकि आमिर मेरे साथ नहीं जाते थे। वो कहते थे कि उन्होंने आराम करना है। मैं उनसे खफा होकर कह देती कि मैं भी नहीं जाऊंगी, तो वो गुस्सा करने लगते। मुझे उनका ये रवैया बुरा लगने लगा था। वो मुझे जबरदस्ती दोपहर में बाहर भेजा करते थे। उनका इतना इसरार करके मुझे बाहर भेजना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। और एक दिन ये शक यकीन में बदल गया, जब मुझे मेरे बंगले की पिछली तरफ रहने वाली एक औरत ने बताया कि उसने मेरे कमरे की खिड़की में किसी लड़की को और से झांकते देखा है। वो खिड़की एक फैक्ट्री की तरफ खुलती थी। मैं उससे एक बार भी झांकी थी, पर दोबारा मैंने वो खिड़की नहीं खोली, क्योंकि उस तरफ बहुत से लड़के होते थे जो शायद मेरे हर रोज खिड़की में खड़े होने से मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाते। मुझे उस औरत की बात ने बहुत परेशान रखा। और अगले ही दिन जब मुझे आमिर ने दोपहर को शॉपिंग के पैसे दिए तो मैं घर से कुछ दूर जाकर वापस आ गई। खामोश कदम उठाती मैं जब अपने कमरे में पहुंची तो साख्त रह गई। आमिर खिड़की की ओर से बाहर झांक रहे थे। उनके सर पे मेरा दुपट्टा था। उनका आधे से ज्यादा मुंह छुपा हुआ था। मैं उनकी पुश्त से बस अंदाजा कर सकती थी कि वो इशारे भी कर रहे हैं। आमिर, मेरी कांपती आवाज पे आमिर बड़बड़ा कर पलटे थे। उन्होंने फौरन सर से दुपट्टा उतार दिया। वो घबरा गए थे। जब मैंने उनसे इस सब की वजह पूछी तो पहले वो गोल मोल करने लगे, पर जब मैंने कहा कि मैं उन्हें छोड़कर घर से जा रही हूँ तो उनके तेवर ही बदल गए। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया और खींचकर मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। और वो जो बोल रहे थे उनकी बातें मुझे ताज्जुब में मुब्तला कर रही थीं। वो कह रहे थे कि मैं एक बुरी औरत हूँ। मैं उनकी गैर मौजूदगी में इसी खिड़की में खड़े होकर फैक्ट्री के लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हूँ। जब मैंने उन्हें कहा कि ये सब झूठ है तो वो कहने लगे अगर ये सब झूठ होता तो वो लड़के उनके दुपट्टे लेकर खिड़की से झांकने पे भी ऊपर ना देखते, पर वो काम छोड़ छोड़ कर ऊपर देख रहे थे। मुझे आमिर की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मुझे उनसे खौफ महसूस होने लगा था। मैंने उनसे अपना बाजू छुड़वाना चाहा तो उन्होंने मुझे और मारना शुरू कर दिया। वो मुझे मारते हुए कह रहे थे कि वो मुझ पे नजर रखने के लिए ऑफिस से जल्दी घर आती हैं और शॉपिंग पे भी इसलिए भेजते ताकि उनका एक आदमी जो मेरा पीछा करता था नजर रख सके।
کہ میں کسی دکان والے یا کسی دوسرے مرد سے ملتی یا خوشگبیاں تو نہیں کرتی۔ عامر نے اس دن مجھے خوب مارا تھا۔ ان کی مار سے زیادہ مجھے ان کی باتوں نے ڈرا دیا تھا۔ میں اس دن ڈری سہمی کمرے میں پڑی رہی۔ رات تک عامر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے بھی معاف کر دیا، پر پھر وہ مار ہر روز کا معمول بن گئی۔ وہ عجیب جنونی سے ہو گئے تھے، جو چیز ہاتھ میں ہوتی مار دیتے، مجھے کمرے میں بند رکھتے، مجھے اب وہ امی ابو کے گھر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ مجھے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ عامر ایک دماغی مریض ہے۔ میں انہیں چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، پر میرے فرار کے سارے راستے عامر نے بند کر دیے تھے۔ لیکن ایک دن نہ جانے کیسے قسمت مجھ پہ مہربان ہو گئی۔ عامر اس دن اجلت میں گھر سے نکلے تو دروازے کو لاک کرنا بھول گئے، اور میں موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گئی۔ ابو نے جب مجھے دیکھا تو بے ساختہ رو پڑے۔ میں نے انہیں اور امی کو ایک ایک بات بتا دی۔ ابو کو اشتعال آ گیا، وہ عامر کے گھر پولیس لے گئے۔ انہوں نے میری طرف سے عامر پہ کیس کر دیا تھا، اور انہوں نے عدالت میں میری یہ بات بھی کہی کہ عامر ایک دماغی مریض ہے، جو بعد میں ثابت بھی ہو گئی۔ عامر پہلے بھی 2 شادیاں کر چکے تھے، اور وہ اپنی پہلی بیویوں پہ بھی یوں ہی نظر رکھتے اور مارتے پیٹتے تھے، اور آسیہ اور اس کے گھر والے یہ سب جانتے تھے، پر وہ اپنے کزن کا گھر دوبارہ بسانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور میں محبت کی اندھی اس جھوٹ اور عامر کی شک کو محبت سمجھتی رہی۔ مجھے اپنی سوچ پہ بھی گھن آئی جب ابو عامر کی چھان بین کر رہے تھے، اور میں انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہی تھی۔ اگر میں امی پہ دباؤ نہ ڈالتی تو وہ ابو پہ اتنا زور نہ دیتی شادی جلدی کرنے کا، اور شاید ابو پہلے عامر کے بارے میں سب جان جاتے۔ پر میری جلد باز اور خود سری نے مجھے اتنی اذیتیں دلوائی تھی، جو خاندان والے مجھ پہ اور میری قسمت پہ رش کرتے تھے۔ اب وہ مجھے دیکھ کر میری قسمت سے پناہ مانگتے